हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। और विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। और ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स से उठाया गया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में आप पढ़े होंगे। वोल्ट मीटर, जो विद्युत विभव होता है ना, उसको मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाकी मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप जाएंगे ना प्लेलिस्ट पे तो बीपीएससी टीआरई 3 क्लास, उसमें सारे क्लासेस आएंगे। चुंबकीय क्षेत्र है, आपको पता है कि स्केल एंड वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ते ही हैं, तो इसमें से वही सेम चीज पूछ रहा है कि चुंबकीय क्या है, अदिश है कि सदिश है कि आयाम रहित है, बताइए। तो आपको भी पता है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है सदिश मात्रा, तो 18 का हो जाएगा बी। 19 पे चलते हैं। यहां पर देखिए एक व्यक्ति, और ये क्वेश्चन आपका जैसे कि जो भी जीएस है, चाहे वो 1 to 5 में हो, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12, सब में आने वाला है, क्योंकि जीएस का कोई सर पैर नहीं होता है, आप भी जानते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठाकर पूछ लिया जाता है, तो ये सब में काम आएगा। तो यहां पर आप देखिए, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, मतलब इसमें बैठने की स्थिति में, या फिर खड़े होकर वो ज्यादा भार ढकेल सकता है, या फिर वो जमीन पर लेट जाने की स्थिति में। तो किसमें वो सबसे ज्यादा भार जो है आगे, मतलब धक्का दे सकता है, ढकेल सकता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको भी पता है कि आप बैठकर उतना, आप एक तरीके से इमेजिन करो ना कि बैठने की स्थिति में हम ज्यादा नहीं कर सकते, ना ही लेट कर, हाँ, बट खड़े होने की स्थिति में हम अधिक भार को आगे धकेल सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी 19 का। 19 हो गया। 20 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला, और ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है। कल जो आपने पढ़ा है, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था ना, वो बीपीएससी नहीं पेपर लिया है, बट वो टीआरई 2 का था और ये टीआरई 1 का है। सोचिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, और ये क्वेश्चन आपका 6 to 8 में पूछा था, और ये आपका 1 to 5 में भी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैटर नहीं करता है किस वर्ग का है, बस आपको सब कुछ पढ़ना होगा। तो सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला आपको भी पता है बैगनी है, तो बी हो जाएगा हमारा, वॉयलेट। 21 देखिए, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। मान लो ये मिट्टी का तेल है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया। तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या वो उठेगी ऊपर, क्योंकि बर्फ जैसे जैसे पिघलेगा तो मिट्टी का तेल भी है यहां पर, तो क्या वो ऊपर उठेगा, या फिर वो और ज्यादा नीचे गिर जाएगा, या फिर वैसे ही बना रहेगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बताइए। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप एक तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डालकर देख लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बर्फ के पिघलने पर भी जो मिट्टी के तेल की जो सतह है ना, वो उठेगी नहीं, वो गिरेगी। सो 21 का आपका बी हो जाएगा। और कल जो नाबार्ड के अध्यक्ष साजी के भी बताया था आपने, वो सही है। कई बार ऐसा हो, वो जो है पुराना वाला ही मुझे ऐसे दिमाग में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, बट नाबार्ड के अध्यक्ष साजी के भी हैं, आपके कमेंट्स को मैंने पढ़ा था, तो आप सही कर लेना। 21 का बी है। ये देखिए 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पीएच 7 से अधिक है। ये आपको पता होना चाहिए कि 7 से अधिक किसका होता है, 7 से कम किसका होता है, ठीक है। तो 7 से अधिक इसमें से गैस्ट्रिक जूस है, रक्त प्लाज्मा है, सिरका, इसमें से किसका जो है 7 से अधिक है। तो आपको भी पता होगा रक्त प्लाज्मा जो है उसका पीएच 7 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 7, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, जो एक सामान्य नेत्र लेंस होता है उसकी नाभिक दूरी कितनी होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1 मिलीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या फिर 2 सेंटीमीटर, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सामान्य जो नेत्र लेंस होता है इसकी नाभिक दूरी होती है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 23 का हमारा सी। चलिए 24 पे चलते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। जो बुझा हुआ चूना है उस पर जैसे ही क्लोरीन गैस की क्रिया होगी तो उसे कोई पदार्थ बनेगा। कौन सा बनेगा आप बताओ। क्या कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl बनेगा, बताइए। तो आपका 24 का हो जाएगा बी, विरंजक चूर्ण, ठीक है। जब भी वो शुष्क बुझा हुआ चूना होगा उस पर जैसे ही क्लोरीन गैस की जो है क्रिया होगी तो उससे बनेगा विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी। 25 क्वेश्चन देखिए, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब
ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट है, हमने पढ़ा हुआ है और इसको मैंने आपको इंग्लिश में भी दिखाया था कि हम इसको जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। ट्रांसफर होता है माता पिता से, जो भी उनके लक्षण होते हैं उनके बच्चों में, उनके संतान में आता है थोड़ा बहुत, जिसे हम जीन्स भी बोलते हैं, जेनेटिक हिंदी में आनुवंशिकता बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। सो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 26 देखिए, और ये काफी लंबा क्वेश्चन है, ये देखिए ABC यहां तक। चलो, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बात है जो कि इसमें सही मानी जाएगी? तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। गलत। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। सही है। और ये डिटेल में आपको जो कोई भी मेरे से पूछता है तो वो डिटेल आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी में ही मिलेगी। अब समय तो है नहीं, 10 से 15 दिन बाद जो है आपका पेपर ही है, तो ये सही है। सत्यापन की बात हो रही है ना, उस चीज को ध्यान रखना है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। बाकी सी देख लेते हैं। एमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट में, यहां पर उल्टा लिख दिया है, इस वजह से ये गलत हो गया। ठीक है। तो जब भी ओम के नियम के सत्यापन की बात आएगी, ध्यान रखिएगा कि एमीटर को आपको श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है। तो 26 का आपका बी। 27 देखते हैं। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसा लोहा का बुरादा है उसमें जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भी तनु वाला डालेंगे तो क्या होगा? तो वही सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, गलत है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होता, ये तो एकदम ही गलत है। प्रतिक्रिया होती है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। सो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 27 का। और ये आंसर मैं पहले बता देती हूँ, बीपीएससी ने जो आंसर सीट दी है उससे वेरीफाई है, ऑथेंटिक है, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो 27 भी हो गया। चलो 28। कुछ लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे थे, बट पीडीएफ अगर मैं भेज भी दूं बिना आंसर का तो कोई फायदा नहीं है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें आंसर तो रहता नहीं है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? चराई, वन रोपण, वन उन्मूलन। और आप भी जानते हैं कि बाढ़ को क्यों बाढ़ आता है, इसका रीजन आप बताओ, आपको समझ में आ जाएगा। लोग पेड़ काट देते हैं। आपने देखा होगा कि अभी छत्तीसगढ़ में आई थिंक जब पेड़ काटा जा रहा था तो वहीं के लोग उसका विरोध करने लगे थे। और बहुत जगह ऐसा जो है देखा गया है कि पहले वहां पर किनारे जो है पेड़ थे तो कुछ कभी वहां पर बाढ़ नहीं आया, जैसे वहां से पेड़ को काटा गया बाढ़ आने लगा। तो इसका मेन ही अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट होता है बाढ़ को रोकने के लिए। वन रोपण, पेड़ जो है उसको लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, 28 का। 29 देखिए। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और कल ही हम लोगों ने किया, तो आप देख सकते हो 6 to 8 और 1 to 5 में कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्यों? और वहां पर मैंने आपको डिटेल में बताया था, क्योंकि मैंने बोला था कि टिन की तुलना में जो जिंक है वो अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा कि खाने के जो डिब्बे होते हैं उस पर आप जिंक के बजाय टिन की इसलिए परत चढ़ी होती है क्योंकि जो टिन होता है ना उसकी तुलना में जिंक वो ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए बस यही रीजन है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराने से फायदा तो ये होता है कि हमें समझ में आता है कि बीपीएससी का पैटर्न क्या है। 30वां क्वेश्चन देखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? सॉरी। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, बताइए। डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, या फिर एस्ट्रोजन का स्राव? इन तीनों में से कौन सा होगा? या फिर एक से अधिक है ऑप्शन इसमें आपका, तो इसमें जो है एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए हम डी के साथ जाएंगे। देखो ये डी और ई वाले ऑप्शंस ना आपको इक्का दुक्का, ऐसा नहीं कि हर सारे ऑप्शंस में, आप खुद नोटिस करना, मुश्किल से 3 से 4 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपका डी या फिर ई सही होगा। ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा है आपसे कि कौन सा कार्य किया जाता है, तो एक से अधिक ऑप्शन सही है। 30वां हो गया। 31 देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल है? भाई ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, साइंस की क्लास में आई थिंक मैंने जब 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई थी उसमें भी लिखा हुआ था कि जो इमली है उसमें टार्टरिक अम्ल होता है।
और दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल किसमें होता है ये जरूर बताएं। लैक्टिक अम्ल दूध दही से रिलेटेड जब भी क्वेश्चंस पूछे तो आप लैक्टिक अम्ल पे जाना। और इमली जो है उसमें होता है टार्ट्रिक। और जो चींटी होती है, आपको पता है कि चींटियां जो है जब काटती हैं तो अजीब सा एक झंझनाहट जैसा लगता है, क्यों, कौन सा होता है उसमें, वो आप जरूर बताना। साथ में सिरका में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, सिरका, एसिटिक एसिड। तो ये हो गया हमारा इसका राइट आंसर कि इमली में कौन सा है, तो टार्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी। 32 देखिए, क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं बताइए। प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, या फिर गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, या फिर बहुत ज्यादा ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। तो 32 का आपका कौन सा सही होगा बताएं। तो देखो, जो क्लोरोफॉर्म नहीं है, कोलीफॉर्म है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोलीफॉर्म। तो कोलीफॉर्म क्या होते हैं, तो ये होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 32 का ए। 33 पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी तो पूरा 120 तक चलना है। नंबरिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि नंबरिंग तो इधर उधर है, पीडीएफ बनाने में आपको पता ही ये हो जाता है। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी, आपको पता है कि नया भवन बना है, उसके प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है इस बार भी, और वो है पद्म श्री इनको दिया गया है बिमल पटेल। तो इनका नाम आपको रट लेना है, ठीक है, कि जो नया भवन बना है उसके वास्तुकार का नाम है, बस पटेल से मत याद रखना क्योंकि पटेल पटेल 3 ऑप्शन, तीनों में पटेल लिखा हो सकता है। तो पद्म श्री विमल पटेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 34 देखिए, केवल विधानसभा सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। 10 से 15, 20 से 25 या फिर 30 से 35। तो आपको भी पता है कि जो केवल बात हो रहा है संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले जो भारत की वयस्क आबादी है उसमें इनका प्रतिशत था 10 से 15। सो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 35 देखिए, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। ये राज्य की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आपको भी पता है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उसने 2023 में ही ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 36, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे। ये आपसे पूछ रहा है कि अफगानिस्तान के थे, मोरक्को के थे कि इराक के थे। इब्न बतूता, सोशल साइंस में भी आपने इसको बहुत देखा होगा, तो वो मोरक्को से थे, ठीक है, किस देश के थे ये आपसे पूछ रहा है ना, मोरक्को। तो 36 का आपका बी। 37 देखिए, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, किस राज्य में। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। क्या पूछ रहा है आपसे, केबल स्टे रेल, आपने देखा होगा केबल स्टे रेल जो पुल है वो कहां पर बनाया गया है, ध्यान देना। तीनों में से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको ही पता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, भारत का ये पहला है, ठीक है, केबल स्टे रेल जम्मू कश्मीर में। 38 देखिए, भारत का पहला सेमीकंडक्टर, जैसे हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक, निर्माण हेतु जो प्लांट है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो कहां पर होगा बताइए पहला सेमीकंडक्टर, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में। तो वही हमारा गुजरात में ही जो है पहला सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट स्थापित किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 39 पे चलते हैं। यहां से आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन स्टार्ट, सब कुछ मिक्स है। अभी हमने देखो साइंस भी पढ़ लिया और थोड़े बहुत हमने सामान्य जागरूकता भी पढ़ लिया। अब ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, डॉक्टर ग्रांट या फिर एच.एस. पोलक या फिर इरविन। तो आप भी जानते हैं इरविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 17 में जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें गांधी जी के जीवन पर पहला जो ज्ञात प्रयास था वो इसी का था, इरविन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 39 भी हो गया। 40 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है।
तो इनमें से आपको बताना है भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, एक से अधिक भी हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है। तो आप भी जानते हैं कि तीनों के तीनों ही हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त ये एक से अधिक। तो ये तीनों सदस्य हैं, इसलिए हम एक से अधिक के साथ जाएंगे। 41 देखिए, 17 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन या फिर चीन के शी जिनपिंग। तो आप भी जानते हैं काफी फेमस हो गए थे लड़ाई के उस चक्कर में, और वो है हमारे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मतलब इन्हीं के विरुद्ध जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। तो हम जाएंगे पहले के साथ, मतलब ए के साथ। 42 देखिए लिखा हुआ है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था कहां पर? पापुआ न्यू गिनी में, नाम्बिया में, ब्राजील में, या एक से ज्यादा? तो आपको पता है कि जो तृतीय भारत प्रशांत जो FIPIC था वो इस शिखर का सम्मेलन आयोजित हुआ पापुआ न्यू गिनी में। सो ऑप्शन नंबर ए। 43 देखिए, रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? वॉशिंगटन, शिकागो, या फिर न्यूयॉर्क, या फिर एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। जो रॉवन विल्सन है वो न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। आप लेटेस्ट वाले देख लेना, जो कि चेयरमैन अगर कोई नए बदले हों, या फिर किस देश के कौन से मुख्यमंत्री बोलो, राष्ट्रपति, और भारत का भी इस तरीके से आप याद कर लेना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि अध्यक्ष कौन है, जैसे नाबार्ड का कौन है, सिडबी का कौन है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, या तो मैं ही करा दूंगी वो भी। तो 43 हो गया। 44 में चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्न में से किस देश की, इन तीनों में से, यूके, यूएसए, जर्मनी, ठीक है, किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? बताइए किसने ऐसा बोला है कि भाई भारत को भी तो नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाओ? तो 44 का आप बताइए। और वो है यूएसए, अमेरिका। इसने बोला कि सिफारिश किया है नाटो प्लस में भारत को भी हिस्सा बनाना चाहिए। तो बी के साथ जाएंगे। 45 पे चलते हैं, अभी तो बहुत करना है क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है किसको? जॉर्जी गोस्पोजिनेव को, मार्गरेट एटवुड को, अरविंद अडिगा को। और आपको भी पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोजिनोव को। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जी गोस्पोजिनोव को। सो पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां से क्वेश्चंस आपसे रिपीट हो सकते हैं। ट्विटर के नए सीईओ कौन है बताइए, जिसका नाम एक्स हो चुका है? आप में से बहुत सारे लोग होंगे भी। तो एलन मस्क, लिंडा याकारिनो, पराग अग्रवाल, इनको तो हटा ही दिया गया है। तो ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? 46 का बी, लिंडा याकारिनो। और ये बदलते भी रहते हैं जो हमारे एलन मस्क हैं। तो अगर प्रेजेंट में भी कोई चेंज हो गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना, या फिर यही है ठीक है। वैसे तो अभी यही है लिंडा याकारिनो, ट्विटर के नए सीईओ। और गूगल के कौन है बताएं? सुंदर पिचाई, आपको पता ही है। तो बी हो जाएगा। 47 पे चलते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? अब बिहार का पेपर है तो भाई बिहार से रिलेटेड तो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो बताइए एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखना है। 52.89 या फिर 63.68 या फिर 53.57 या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है। कोई सही चीज इसमें लिखा ही नहीं गया है। तो आखिर में कितना है? जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप बताओ कि जो भारत की जब जनगणना हुई थी 2011 में, तो बिहार की कुल लिटरेसी रेट कितना है फीमेल का? जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। और नहीं पता हो तो गूगल करो, अगर आप खुद से कुछ सर्च करेंगे ना तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए 48 देखिए, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये किस चीज के लिए जानी जाती हैं कि इनको पद्म पुरस्कार मिला? बताइए, पद्म श्री पुरस्कार इनको मिला। तो आपको भी पता है कि ये पेपर मैसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पेपर
मैसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं और इनको पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है सुभद्रा देवी जी को। चलिए 48 हो गया, 49 पे चलते हैं। देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? इमली के, आम के, कदम्ब के। 3 ऑप्शंस लिखा है, तो ये करते हैं कदम्ब के। ठीक है, जो छोटा नागपुर क्षेत्र है ना, वहां के जो मुंडा और संथाल हैं वो लोग कदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी। 50 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? ठीक है, खरबूजा, खीरा, तरबूज। और आप भी जानते हैं इन तीनों की ही की जाती है, सारे ऑप्शन सही हैं। रबी की खेती, खरीफ की खेती, जायद की, ये आपको पढ़ना है कि किस मौसम में जो है किसकी खेती होती है। और इसमें एक ट्रिक भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि इन तीनों की ही जायद के मौसम में खेती किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी। 51 देखिए, और भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है कि भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना या तो डी होता है या ई होता है, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, सही है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है। और सबसे पहले ना जानवर जो होते हैं ना उनको पता चल जाता है और वो कुछ अलग सा बिहेव करने लगते हैं, और इस वजह से भी एक बार आया था कहीं पे ऐसा हुआ, फिर लोगों को पता चल गया कि कुछ होने वाला है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा, देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा है, अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। फिर लोगों ने घर खाली कर दिया जैसे उन्होंने देखा कि कुछ एनिमल्स जो हैं वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, चलो 52। निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो लेक सुपीरियर की बात हो रही है। यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, ये तो गलत है। और यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाता है, ये बात सही है। यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, ये गलत है। तो संबंध में सत्य पूछा था तो वो लेक सुपीरियर के बारे में कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, तो बी के साथ जाएंगे। ठीक है, 53 देखिए, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? सोशल साइंस का क्वेश्चन, तो यही तो जीएस है जिसमें सब कुछ आपको पढ़ना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और वो है शुक्र। ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे मानते हैं? शुक्र को। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अर्जेंटीना, चिली या फिर वेनेजुएला? कौन सा देश जो है वो अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है और वो है वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए 55 पे चलते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। चलिए, वायुमंडल से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनाते भी हैं जो कि सभी कर लेंगे। और कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? और इसको मैंने पेपर 2 के एसएसटी में बहुत बार आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपका क्षोभ मंडल होगा, फिर आपका समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। और ये सही, यही इसका सही जो है रो है कि सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्य, फिर ताप, फिर बहिर्मंडल। तो 55 का आपका हो जाएगा ए। जिसे ना याद हो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा ही। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट मैं बीपीएससी ने जो इस पे अपना क्लैरिफिकेशन दिया था वो मैं आपको दिखाऊंगी। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? मतलब कहां पर स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जानते हैं? जैसे कि बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो चेना लिखा हुआ है, जिम्बाब्वे में मिल्पा और मलेशिया में लदांग। तो इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक या कोई नहीं, इसमें से कौन सा सही है? अगर मैं बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की बात करूं, जो उन्होंने सेकंड प्रोविजनल आंसर की थी, क्योंकि इस पे काफी चैलेंज किया गया था, बट फिर भी उन्होंने ए माना था, चेना बांग्लादेश। बहुत सारे लोगों ने बोला कि लदांग मलेशिया होगा, बट उन्होंने इस चीज को गलत किया। और वो किस तरीके से, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाने वाली हूं। तो इसका राइट आंसर होगा चेना बांग्लादेश। तो चलिए उनका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने बोला था, और ये इस पे मत जाना क्योंकि ये अलग अलग सेट के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सेट सीरीज ए, बी, सी, डी, सब में अलग अलग आंसर है इसका।
तो किसी में ए माना गया है, बी सी सी, बट यहां पर इन्होंने सिंपल सी एक जो चीज लिखी थी वो आप जरूर पढ़ो। देखो लिखा हुआ है कि चेना, चेना इज द लोकल नेम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में चेना जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक लोकल नाम है। एंड सम अदर एशियन कंट्रीज, और इन्होंने बोला कि और कुछ जो एशियन कंट्रीज है ना वहां पर भी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको चेना नाम से जानते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना उसको चेना नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया कि मिल्पा जो है वो मैक्सिको में, मिल्पा स्थानांतरण कृषि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो लोकल नेम है वो कहाँ पे है, मैक्सिको में। और लदांग जो कि वहां पर मलेशिया में लिखा हुआ है, इन्होंने बोला कि लदांग तो फिलीपींस में है, फिलीपींस, तो इसलिए हमारा आंसर ए ही सही होगा। इस पे चैलेंज किया गया था और ये इन्होंने एससीईआरटी बुक से उठाया है। तो आप समझ सकते हो कि चेना जो है लोकल नेम श्रीलंका का है और कुछ एशियन कंट्रीज में जिसमें बांग्लादेश भी आता है, तो यहां पर इन्होंने प्रूफ दिया है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ए। मैंने सोचा आपको दिखा दूं ताकि डाउट ना हो, तो समझ गए होंगे आप, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 57 देखिए, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। काफी आसान कैलकुलेशन होता है इसका, दोपहर के 2 बजे। आप इसको सॉल्व जरूर करना। 57 का ए। 58 देखते हैं, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं, सिलिका एल्यूमिना, सिलिका निकल या फिर सिलिका मैग्नीशियम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक है हमारा सी, सिलिका और मैग्नीशियम। तो 58 का हो जाएगा सी। 59 देखिए, निम्न में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। और ये मल्चिंग हमने सोशल साइंस में कई बार पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि मल्चिंग का मतलब क्या होता है कि जो फसलों के बीच जो खाली जमीन होती है ना उसको पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ठीक है, ये होता है। बाकी कंटूर को पत्थर घास आदि से ढकना, खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं से फसल लगाना, ये नहीं होता है। मल्चिंग का मतलब होता है कि जो फसल के बीच में जो खाली जमीन है उसको आप क्या करो, पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढक दो। तो ये होता है मल्चिंग। ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है। सुरमा घाटी असम में है, लूनेस क्षेत्र गुजरात में, केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी। तो इसका बताइए, या फिर एक से अधिक, सारे भी सही हो सकते हैं। तो इसमें सारे के सारे सही हैं, तो हम जाएंगे एक से अधिक के साथ। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए 61 पे चलते हैं। 61 देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। ये जीके का क्वेश्चन है, बताइए। तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो अस्थायी श्रम सरकार था उसमें श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। ये नाम रट लेना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जगजीवन राम। तो 61 का सी हो गया। 62 देखते हैं, उन्नीस 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, जिसको चंपारण एग्रीग्रीन एक्ट बोलते हैं, यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो ये महीना आपसे पूछ रहा है, फरवरी, मई, नवंबर। ठीक है, और एक से अधिक भी हो सकता है, कोई भी नहीं। तो इसमें से गलत है, हम ऑप्शन के साथ जाएंगे, ई के साथ। आप मुझे बताओ, जो चंपारण कृषि कानून था वो किस महीने में जो है पारित हुआ था नील बागान के विरुद्ध, जरूर बताना। ऑप्शन नंबर ई। 63 देखिए, 63 कौन सा सही है। एक से ज्यादा भी हो सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, एकदम गलत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये बात 100% सही है और हम जाएंगे सी के साथ। इंडियन स्ट्रगल बुक जो है किसका है, सुभाष चंद्र बोस जी का है। 64 देखिए, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। जीके का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो उराव जनजाति है ना, इसने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, उराव जनजाति। ऑप्शन नंबर ए। 65 फिर से वही है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान देना, नहीं आपसे पूछ रहा है, तो एक से अधिक भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है, तो मतलब कोई नहीं। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, गलत है, ये एकदम ही गलत है। यंग इंडिया महात्मा गांधी,
और इंडियन इंस्पेक्टरेट सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें से आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा 65 का। तो नहीं पूछा है तो एक से अधिक ऑप्शंस इसमें से गलत हैं, इसलिए हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, तो 65 का डी। 66 देखिए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? बताइए 66। राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर एक से अधिक? तो आपको भी पता है कि जब भी किसी योजना की बात आएगी तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी की ही समिति के इन्हीं की अध्यक्षता में स्थापना किया गया था। जब भी आपको इस ऐसे योजनाओं की बात करें और ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू जी दिखे तो आप उसको टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय योजना और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उस समय, तो इन्हीं की अध्यक्षता में समिति की स्थापना किया गया था। राइट आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं। 67 देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? कल ही मैंने आपको कराया है और कल के सीरीज आप जरूर देखना, उसमें यही क्वेश्चन रिपीट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 68 देखिए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से ही इनकार कर दिया? असहयोग, सविनय अवज्ञा या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? बताइए इसका राइट आंसर। आपको पता है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो है ना, इस आंदोलन के ही प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने कहा कि हम नहीं देंगे चौकीदारी टैक्स। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी 68। 69 पे चलिए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? यह आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर या फिर विशन देवी शाह? तो आपको भी पता है अरुणा आसफ अली, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो एक बार यहां पर और टिक कर देती हूं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 70 पे चलते हैं। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? 70 और आपको भी पता है फेमस क्वेश्चन है ये, पूना। ठीक है, याद रखना, यहीं पर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, तो ये हो जाएगा पूना। ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं चाहिए। याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस तो रटने वाले होते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित था? बताइए। यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती या एक से अधिक या कोई नहीं? तो आपको भी पता है इसका एक से अधिक, क्योंकि बी और सी का तो कंफर्म है 100% कि राहुल सांकृत्यायन और सहजानंद सरस्वती जो है वो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे। तो एक से ज्यादा जब ऑप्शन सही होता है तो हम डी के साथ जाते हैं। ठीक है, 72। किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, और वो है ह्यूज रोज? इसका तो नाम आपको याद ही होगा। ठीक है, तो 72 का आपका ऑप्शन नंबर ए। इसने बोला कि देखो वो जो औरत सोई हुई है ना, वो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। इसने रानी जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं अभी। तो ये देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे कूट दिया गया और यहां पर आपसे मिलान करना है। लिखा हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमिलित करो और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करो। ठीक है, तो गरीबी हटाओ है, लोकतंत्र बचाओ एंड जोतने वालों को भूमि और तेलुगुओं के स्वाभिमान। और यहां पर लिखा है ये राजनीतिक दल राजनेताओं के नाम है, वाम मोर्चा इंदिरा कांग्रेस, जनता दल एंटी रामाराव। तो बताइए, और नीचे इस तरीके से आपके सामने कूट रखा रहेगा, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो गरीबी हटाओ, ये आपको पता है इंदिरा कांग्रेस, तो ए का हो जाएगा दूसरा। अब जहां जहां पे ए का दूसरा नहीं है उसको हटा देते हैं। ठीक है,
ए का दूसरा, ये खत्म। अब ये दो बच गए हैं। अब बी से देखते हैं। लोकतंत्र बचाओ ये बोला था जनता दल ने, तो ए का दूसरा बी का तीसरा, ठीक है। आपका ए का दूसरा होगा और बी का तीसरा होगा, तो देख लेते हैं ए का दूसरा बी का तीसरा। ये भी खत्म, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका सी का 1 हो जाएगा। जोतने वालों को भूमि वाम मोर्चा है, और जो बच गया हमारा एनटी रामाराव। तो गरीबी हटाओ किसने बोला, वो ध्यान से देखना, इंदिरा कांग्रेस। लोकतंत्र बचाओ जनता दल। जोतने वालों को भूमि वाम मोर्चा। तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एनटी रामाराव। तो आपका ए का दूसरा हो गया, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 74 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, द जो है कॉमिंट्रन, या फिर एक से अधिक। तो जो रूसी क्रांति और यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम जाएंगे डी के साथ, ठीक है। 74 का डी। 75 पे चलते हैं, और ये क्वेश्चंस उतने आसान भी नहीं है, आप देख सकते हैं। किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा ही करना तो सबसे बड़ा कारण है, मूलभूत कारण है। ये किसने कहा था 75 का, और ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्न में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी, बताओ। 76, तो उनकी एक मांग थी राजस्व में कमी, बेकार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। तो ये सभी इनकी मांगे थी, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 76। 77 देखिए। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्न में से अपनी किस पुस्तक में प्रभावित किया था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, माई थॉट्स, लेटस, पर्सनेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो आपको भी पता है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज में ही इन्होंने बताया कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसमें जो शक्तियों का विभाजन, ठीक है, इस पुस्तक में प्रस्तावित किया गया है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 78 पे चलते हैं। देखिए, निम्न में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का इसमें से मुख्य कारण बताइए। पहला लिखा हुआ है कि रेलवे के मार्गों पर स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। बात एकदम सही है। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षोपण करना, ये भी सही है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये भी सही है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन सही है, सारे ही रीजन है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डी में ही है एक से अधिक, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन। 79 देखिए। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षता रक्षता, बताइए। और आप भी जानते हैं अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ऑप्शन नंबर ए। इसकी एक बार मैं इंग्लिश दिखाती हूँ 79 का, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, या फिर द इंडियन आर्मी, या फिर द इंडियन सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। वैसे लिखा हुआ है कि विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज द मोटो धर्मो रक्षति रक्षत, लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। इसका ऑप्शन नंबर ए है कि द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुसंधान और विश्लेषण विंग। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा, बताइए। खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, नहीं। कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, नहीं। बरदोली सत्याग्रह, और इन्होंने यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि भी दी थी। तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात, इसका इन्होंने नेतृत्व किया था और ये सफल भी रहा था। सो ऑप्शन नंबर सी। 81।
भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप में प्रभावित किया, सही है। मंदी ने भारतीय खेतीहर किसान आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी सही है, ठीक है। और इसके आगे देख लेते हैं सी वाला ऑप्शन, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गया था, तो ये भी सही है। तो हम जाएंगे डी के साथ, एक से अधिक ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। तो मंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, महामंदी 1929 में, तो उसमें तीनों की तीनों ऑप्शन सही हैं। 82 देखिए, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्न में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और प्लीज इसको याद रखना 1992, ये नंबर रट लो क्योंकि 91, 92, 93 ही लिखा हुआ है ऑप्शंस में, कंफ्यूज कर देगा, इसलिए आपका बी सही होगा, ठीक है। 83 देखिए, यहां पर देखिए, एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था, ये बताइए। तो आपको भी पता है 32%। ये जो परसेंटेज, नंबर, महीना जो आपसे पूछा जाता है ना, इसको रटना ही पड़ेगा क्योंकि इतना पास पास का क्लोज ये रख देते हैं, 92, 93, 94, जैन, फेब ऐसे करके, तो कंफ्यूजन होता है। तो वैसे इसमें भी है कितने प्रतिशत का अंशदान था, जो इनकी पुस्तक थी द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो याद रखिएगा 32%। 84 पे चलते हैं, फिर से ये आपका फिर से वही वाला नंबर्स, और ये नंबर्स मिलान करने में गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। ये सूची 1 है, सूची 2 है, और मिलान करना है। यहाँ पर नारी कल्याण हेतु अधिनियम के नाम है और यहाँ पर ये इनके वर्ष हैं, और आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं मिलान करके। देखिए, विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व। तो आपका जो विशेष विवाह अधिनियम है वो कब, किस वर्ष में हुआ, तो 1954। तो एक का दूसरा, दहेज निषेध अधिनियम हुआ 1961 में। उसके बाद से आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम जो था वो हुआ 1976 में, और जो बच गया हमारा नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये आपका हो गया तीसरा 1986। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रटने की जरूरत है क्योंकि ये नंबर्स वाले याद होते नहीं है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 85 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। तो ये जो तीनों हैं ये बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, इसीलिए हम जाएंगे डी के साथ, ठीक है। तो 85 का डी। 86 पे चलते हैं। किताब के बारे में यहां पर भी पूछा जा रहा है। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, ये किसने लिखा है? धर्मपाल तिलक गांधी। तो ये लिखा है धर्मपाल ने, ठीक है। याद रखना द ब्यूटीफुल ट्री, इंडिजेंस इंडियन, ये लिखा है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर ए। 87 देखिए, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्न में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? जो बंधुत्व है ना, इसमें से किसको आश्वासित करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो करता है व्यक्ति की गरिमा को, देश की एकता और अखंडता को, बंधुत्व, ठीक है, और नागरिक के न्याय और उनकी स्वतंत्रता एवं समानता को। तो तीनों की तीनों बातें सही हैं, इसलिए हम जाएंगे डी के साथ। चलिए 88 पे चलते हैं। इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई या फिर एनवी रमना? बताइए। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा था कि जो भारतीय न्यायपालिका है ना वो विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है, और वो कहा था एनवी रमना ने। सो 88 का आपका सी हो जाएगा। 89 पे चलते हैं।
और यहाँ पे जो क्वेश्चंस ये आप देख रहे हैं ना, ये आपको लगेगा कि बस इतने ही है, बट ये बहुत क्वेश्चंस छाट छाट कर मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। कम से कम 300-400 क्वेश्चंस का ये निचोड़ है, तब जाकर ये मुझे क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ध्यान दीजिएगा नहीं पे, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत गलत कराते हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन सा है। ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र है, बट फास्फोरस चक्र नहीं है, और जो आपसे पूछा जा रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसलिए हमारा पहला ही सही है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, निम्न में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो वो स्वपोषी भी हैं, कुछ जीवाणु भी हैं और जंतु भी हैं, तो एक से अधिक वाले ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, जंतु नहीं, स्वपोषी एंड ए एंड बी सही हैं, तो ए और बी तो कहीं लिखा नहीं है, तो हम एक से अधिक के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो स्वपोषी और कुछ जो जीवाणु हैं सूर्य का प्रकाश का यूज करते हैं, फिर अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक में परिवर्तित कर देते हैं। तो 90 का डी। 91 पे चलते हैं। निम्न में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? और रक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण। बताइए इसका राइट आंसर। तो वो होगा पराबैंगनी विकिरण। इसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है, तो 91 का बी। 92 पे चलते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? जैविक आवर्धन, रूपात्मक या फिर तापजनक? बताइए। तो जो प्रत्येक पोषी स्तर होता है ना, उस पे जो गैर अपघटनीय रसायन होते हैं, उसको लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को हम जैविक आवर्धन के रूप में जानते हैं। तो 92 का ए। 93। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर या फिर सीमित संसाधन? तो जो सीमित संसाधन होता है ना, उस पे जनसंख्या की वहन क्षमता इसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। 94। मैथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, निम्न में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? ये एक बीमारी है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि किससे इसमें से दूषित पानी पीने के कारण होता है? नाइट्रेट, कैडमियम या फिर फॉस्फेट, या फिर तीनों की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई भी नहीं। तो इसलिए हमारा इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, तो नाइट्रेट, कैडमियम, फॉस्फेट, इनके कारण, दूषित पानी पीने के कारण मैथेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका रीजन है, ऑप्शन नंबर डी। 95 पे चलते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशिक, एक दिशिक, त्रिदिशिक। तो आप भी जानते हैं जो पारितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है, तो 95 का आपका बी हो जाएगा। 96 देखते हैं। निम्न में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव, एक से अधिक या कोई नहीं? बताइए। तो आपको ये पता है जो पारितंत्र का संगठक है उसमें आपका जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव, इसलिए हमारा ज्यादा ऑप्शन सही है, और बोथ वाले ऐसे कुछ ऑप्शंस होते नहीं है, इसलिए आपको डी के साथ जाना है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 97 पे चलते हैं। सेम इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, या फिर एक से अधिक? तो आपको भी पता है कि ये जो गैस है वो लैंडफिल से उत्पन्न होता है, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो पेट्रोलियम गैस हो, तो इसलिए हमारा एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा और हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, 98 देखिए। निम्न में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण, शेर, पादप, मेढक, सांप, पादप, खरपतवार, मछली। तो आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व इसमें से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पादप, हिरण एंड शेर। ठीक है, 99।
पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी, एक से अधिक कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एनवायरमेंट की बात हो रही है और इसमें प्लास्टिक और फिर जीवाणु, मृतोपजीवी, परजीवी की क्रिया द्वारा ये विघटित नहीं होगा। तो एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसीलिए हम जाएंगे डी के साथ। ठीक है, 100 नंबर पे चलते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। तो ऊर्जा के वो स्रोत आपको बताना है जो कि कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। वो सौर सेल, पवन चक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र सही हैं सारे के सारे, इसलिए हम जाएंगे डी के साथ। एक से अधिक 101। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आता है। और कोई चेंजेस अगर आप चाहें तो वो भी बता सकते हो। वन लाइनर नोट्स की मैंने बारे में बोला है, बट उसको बनाना काफ़ी मेहनत है। हर जगह से छांट छांट कर क्वेश्चंस लेकर आना, सब PDF वगैरह मुझे बनाना है, तो उसमें टाइम लगेगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है कितना %? 5 to 1। तो बताओ 1%। जो हरे पौधे होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% वो ग्रहण करते हैं और उसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सी 1%। फिर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नहीं, ये तो उसका क्वेश्चन नहीं है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, बताइए। 130 का क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा। तो वो है अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, इस पे भी काफी लोगों ने चैलेंज किया था, तो बट इसका आंसर यही है, अमृता देवी बिश्नोई। एक से अधिक वाले ऑप्शंस इसमें बोला गया था, बट मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देती हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। 103 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 103A है और इसमें इन्होंने बोला था नो चेंज, वही है, कोई चेंज इन्होंने नहीं किया था आंसर। ठीक है, इस हिसाब से आपको याद रखना है कि इनके अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। ऑप्शन नंबर ए। 104 देखिए, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं क्या चीज? स्वपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय, या फिर सारे के सारे, या फिर कोई नहीं। तो जो स्वपोषी होते हैं वो आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन, 200-300 क्वेश्चंस का निचोड़ था। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगा कि BPSC इस बार भी रिपीट कर सकता है, वो आप सभी के सामने है।